Hello everyone. In today's video, I am going to solve a problem from INPHO 2013. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है Consider a bicycle in the vertical position accelerating forward without slipping on a straight horizontal road. The combined mass of the bicycle and the rider is capital M and the magnitude of accelerating torque applied to the rear wheel by the pedal and the gear system is tau. The radius and the moment of inertia of each wheel is r and I. With respect to axis respectively, the acceleration due to gravity is g. So फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इस पूरे सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ करना है। तो चूंकि ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और कहीं भी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो इन दोनों व्हील्स पे जो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा बिकॉज ऑफ नो स्लिपिंग। तो अगर पिछले वाले व्हील पे अगर हम देखें तो इस पे गियर सिस्टम एक टॉर्क अप्लाई कर रहा है टाउ, जो कि इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट का जो टेंडेंसी होगा वो पीछे मूव करने का होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग रोकने के लिए जो फ्रिक्शन जो आ रहा होगा वो आगे की तरफ लगेगा, जिसको हमने F2 से शो कर रखा है। और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में N2 और एक टॉर्क लग रहा होगा। तो ये व्हील 1 का एफबीडी हो गया। अगर हम फ्रंट व्हील पे देखें तो इस पे ये जो अटैचमेंट जो यहाँ से अटैच्ड है वो इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, जिसका एक एक्स एक्सिस में एक कंपोनेंट आ रहा होगा, जिसके कारण ये जो व्हील है वो आगे की तरफ ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा। तो इस पॉइंट का जो टेंडेंसी होगा वो आगे मूव करने की होगी। ये पॉइंट जो होगा आगे मूव करना चाहेगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए जो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन वो पीछे की दिशा में लगेगा, जिसको हमने F1 से शो कर रखा है। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 जो लग रहा होगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा। और इस पूरे सिस्टम का जो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वहां से एक वेट फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये हमारा सिस्टम का एफबीडी हो गया और ये पूरा सिस्टम आगे की दिशा में किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। सो अगर हम इसके बी पार्ट को देखें, इस क्वेश्चन के बी पार्ट को, तो इस क्वेश्चन में हमें ऑब्टेन द एक्सेलरेशन ए इन टर्म्स ऑफ अबव मेंशन्ड क्वांटिटीज। इस क्वेश्चन में हमें इस सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये पूरा सिस्टम है वो ए एक्सेलरेशन से आगे की दिशा में मूव कर रहा है और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है और इसका भी अल्फा है। क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। सो अगर इसमें नेट फोर्स लिखे एक्स डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस। तो नेट फोर्स इस पे जो लग रहा है एक्स एक्सिस में वो F2 लग रहा है आगे की दिशा में, F1 लग रहा है पीछे की दिशा में। तो F2 माइनस F1 मस्ट बी इक्वल टू ma। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अगर हम व्हील 2 के सेंटर के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिखें तो नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू नेट I इंटू अल्फा। तो इसके बाद जो नेट टॉर्क होगा वो टाउ आएगा और F2 का टॉर्क आएगा। तो टाउ माइनस F2R मस्ट बी इक्वल टू I अल्फा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में इस फ्रंट व्हील के सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क लिखें तो N1 का टॉर्क 0 हो जाएगा, सिर्फ F1 का टॉर्क आ रहा होगा। तो F1R ये हमारा I अल्फा हो जाएगा। सो ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चूंकि ये पूरा सिस्टम है यहाँ पे कहीं भी कोई भी स्लिपिंग नहीं होगा, तो एक और इक्वेशन लिख सकते हैं A इक्वल टू अल्फा आर। अब हम इक्वेशन 1 में R से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ देंगे। सो इक्वेशन 1 इंटू आर प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो हमारे पास F2R से F2R कैंसिल हो जाएगा जब R से मल्टीप्लाई होगा तो, और F1R से F1R कैंसिल हो जाएगा। सो लेफ्ट साइड में सिर्फ टाउ बचेगा और राइट साइड में 2I अल्फा प्लस MAR यहाँ से आ जाएगा जब R से मल्टीप्लाई होगा तो अगर हम यहाँ पे अल्फा का वैल्यू A बाई R सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन जो आ रहा है ये आ रहा है, और यहाँ से एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा टाउ आर डिवाइडेड बाई 2I प्लस MR स्क्वायर।
सो एक्सेलरेशन सिस्टम का जो एक्सेलरेशन जो निकल के आ रहा है वो इतना निकल के आ रहा है। इस इक्वेशन का हम नेक्स्ट पार्ट में यूज करेंगे। Next part of this question is, for simplicity, assume that the center of mass of the system is at height r from the ground and equidistance at 2r distance from the center of each of the two wheels. Let mu be the coefficient of friction, both static and dynamic, between the wheels and the ground. Consider m is very greater than I by r square and there is no slipping anywhere. Obtain the conditions for the maximum acceleration am of the bike. So ये जो बाइसिकल है इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस पूरे असेंबली का, उसको हमने एज्यूम करना है कि आर हाइट पे लाई कर रहा है और ये सेंटर ऑफ मास दोनों व्हील के सेंटर से टूवर्ड डिस्टेंस पे है, इधर से इधर इसके सेंटर से भी टूवर्ड डिस्टेंस पे है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, और कहीं भी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। और इस एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा ताकि कहीं भी कोई भी स्लिपिंग ना हो। तो जैसे जैसे इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे ऐसा आएगा जब ये फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा, तो एक टाइम पे ऐसा होगा जब ये यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा ये रियर व्हील पे वो अपने लिमिटिंग वैल्यू को रीच कर जाएगा, F2 का वैल्यू म्यू N2 के बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद अगर एक्सेलरेशन को बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा इस पिछले व्हील के कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। सो ये हमें एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। सो अगर इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो ये सेंटर ऑफ मास सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है एक्स एक्सिस में, इसका वाई एक्सिस में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास का तो नेट फोर्स इन वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ऊपर की दिशा में जो नेट फोर्स जो लग रहा होगा N1 प्लस N2, इसका वैल्यू mg के बराबर आना चाहिए। और हमारा सिस्टम है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है, तो नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू 0। तो नेट टॉर्क को 0 करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो N2 माइनस N1 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है F2 माइनस F1 बाई 2। सो F2 माइनस F1 का वैल्यू हम इस पिछले पेज से अगर सब्स्टिट्यूट करें तो F2 माइनस F1 इज मास इंटू एक्सेलरेशन ma। तो F2 माइनस F1 का वैल्यू ma सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो N2 माइनस N1 का जो वैल्यू आ रहा है ma बाई 2 आ रहा है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अब ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास N2 का जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो mg बाई 2 प्लस ma बाई 4 आ रहा है। और यहाँ से हम फ्रिक्शन का वैल्यू लिख सकते हैं पिछले इक्वेशन से, टाउ माइनस इस इक्वेशन का यूज करेंगे फ्रिक्शन F2 का वैल्यू निकालने के लिए। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो यहाँ से F2 का वैल्यू जो आ रहा है वो इतना निकल के आ रहा है। सिंस कहीं भी कोई भी स्लिपिंग नहीं होना चाहिए तो फॉर नो स्लिपिंग जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू म्यू N2 से बड़ा छोटा होना चाहिए, तभी तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ और कोई भी स्लिपिंग नहीं होगा। तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो F2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इनइक्वलिटीज में और यहाँ से N2 का वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल जो इनइक्वलिटी जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है। और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो पार्ट बी में हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं ये। तो इन दोनों इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है इतना है, इसको हम कॉपी कर लिया है हमने और इनइक्वलिटीज को भी कॉपी कर लिया है जो पिछले पेज पे था। तो यहाँ पे टाउ का वैल्यू हम एक्सेलरेशन के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो टाउ का वैल्यू इतना आ गया। अब इस टाउ का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर इस इनइक्वलिटी में, तो हमारा जो फाइनल जो निकल के आ रहा है सॉल्व करते करते जो फाइनल जो इनइक्वलिटी निकल के आ रहा है वो इतना निकल के आ रहा है। इसमें हम अपने एजम्पशंस को यूज कर लेंगे। m इज वेरी ग्रेटर देन I बाई आर स्क्वायर। तो I बाई एम आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा उससे एक काफ़ी ज़्यादा होगा, 1 का वैल्यू I बाई एम आर स्क्वायर से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसका वैल्यू हम 0 एज्यूम कर सकते हैं, काफ़ी छोटा वैल्यू आ रहा होगा तो इसको हम 0 एज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास
ये इनइक्वलिटी निकल के आ रहा होगा। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा नो स्लिपिंग के लिए हमेशा इस क्वांटिटी से छोटा होना चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा μg/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस μ/4। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर विच देयर विल बी नो स्लाइडिंग एनीवेयर। सो इससे अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा एम से तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट एट रियर व्हील। सो ये इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है कोई भी स्लाइडिंग नहीं होने के लिए। थैंक यू।